विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता चले 16वीं G20 लीडर्स समिट में भाग लेने इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। पीएम मोदी आज इटली के विदेश मंत्री कार्डिनल पिएट्रो पारोलिन से मिलने के लिए वेटिकन सिटी भी जाएंगे। बताते चले कि पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर 29 से 31 अक्टूबर तक रोम, इटली और वेटिकन सिटी के दौरे पर है। इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और इटली के पीएम ड्रागी की द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की गई। करीब 5:35 पर G20 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक स्वागत और सामूहिक फोटो कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पहले सत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। इसके बाद पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग के साथ बैठक किया। चले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ बदस्तूर जारी है। ताजा मामले में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कोटरी में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात सामने आई है। यहां अज्ञात व्यक्तियों ने एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान मंदिर में शिव की प्रतिमा के टूटने की बात सामने आई है। वहीं इससे स्थानीय हिंदुओं में आक्रोश की लहर पैदा हो गई। मूर्ति तोड़ने के बाद लोग लाखों रुपए के नकद और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। कोटडरी और पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आपको बता चले कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पाक मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि गुरुवार रात हैदराबाद के जमशोरो के कोटरी के दरिया बैंड इलाके में घटना हुई थी और इस दौरान क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर से अज्ञात हमलावरों ने जेवर, सोने की मूर्तियां, प्रसाद, यूपीएस बैटरी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने देवी की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाते हुए तोड़फोड़ की। वहीं चोरी किए गए जेवर और अन्य सामान की कीमत लगभग 20 से 25 लाख बताई जा रही है। पाक मीडिया के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के प्रांतीय मंत्री ज्ञानचंद इसरानी ने सूचना मिलने के बाद 48 घंटे के भीतर एसएसपी जमशोरो से घटना की रिपोर्ट मांगी और आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। इसके साथ ही मंदिरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दूसरी ओर हिंदू समुदाय ने कहा है कि ऐसा लगता है कि 4 नवंबर को दिवाली से पहले उपद्रवी हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की साजिश रच रहे। महंगाई की बात करते हैं। देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ईंधन के दामों ने आसमान छू लिया। देश में आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई। आज भी पेट्रोल और डीजल 35 पैसे महंगा किया गया है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल 108 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर, डीजल 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा। तो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज 22 दिन बाद मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि आर्यन की रिहाई सुबह 10 बजे के आसपास हो सकती है। जेल की जमानत पेटी खोल दी गई है। कल देर शाम जमानत पेटी में आर्यन खान के बेल ऑर्डर की कॉपी डाली गई थी। इसका मतलब ये है कि अब आर्यन खान की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। कल देर हो जाने की वजह से जमानत पेटी नहीं खोली गई थी। आर्थर रोड से जेल लेकर शाहरुख खान के घर मन्नत पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि शाहरुख और उनके खास लोग जेल से लेने पहुंचेंगे आर्यन को। 2 अक्टूबर के छापे के बाद से आपको बता चले आर्यन को लंबा वक्त जेल में बिताना पड़ा। शाहरुख के लाडले के लिए यह आसान नहीं था। आगे की राह भी आसान नहीं होगी, क्योंकि आर्यन को सिर्फ जमानत मिली है, केस से छुटकारा नहीं मिला। बताते चले कि क्रूज ड्रग्स केस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत दे दी गई थी। इसके बाद कल हाईकोर्ट की तरफ से करीब 3:30 बजे ऑर्डर जारी कर दिया गया। रिहाई के आदेश जारी करते हुए अदालत ने कहा है कि 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही 1 या 2 जमानत राशि जमा करने पर रिहा किया जाएगा। लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 साल की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। आपको बताते चलें, इस खबर से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब चुकी है। वहीं पूरे कर्नाटक में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा ने पुनीत के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। सूत्रों के अनुसार पुनीत को जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें तुरंत विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया। रंगनाथ नायक ने कहा है कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनकी हालत
बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन वे पुनीत को बचा नहीं सके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने लोकप्रिय कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनका शुक्रवार को बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कन्नड़ फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता के निधन से उन्हें गहरा सदमा और दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि कन्नड़ फिल्म जगत ने अपना एक सितारा खो दिया। स्टालिन ने कहा है कि वह और उनका परिवार पुनीत राजकुमार के परिवार के करीबी थे, जो प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता स्वर्गीय राजकुमार के बेटे थे। पुनीत का जन्म 17 मार्च 1975 को हुआ था। लोग प्यार से उन्हें अप्पू कहते थे। अभिनेता एक गायक, टेलीविजन होस्ट और निर्माता भी थे। उन्होंने 29 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। वह कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए थे। तो दिल्ली में छठ पूजा आयोजन के लिए अनुमति दे दी गई है और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन डीटीएमए के आदेश में यमुना घाट पर छठ पूजा आयोजित करने की मनाही है। अब इसी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने। यमुना घाट पर छठ पूजा आयोजित न करने के निर्देश के लिए जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली के उपराज्यपाल को जिम्मेदार बता रही। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बयान जारी कर कहा है कि हिंदू विरोधी केजरीवाल। मैं स्तब्ध हूं और ये जानकर कि दिल्ली सरकार ने यमुना किनारे छठ मनाने को लेकर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। ये जो खबर है ये पूर्वांचलियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हिंदू विरोधी नीति सामने आ रही है। अनुमति नहीं देनी थी तो देने का नाटक ही क्यों किया। हम इस पूर्वांचली इस प्रतिबंध को अस्वीकार करते हैं। इससे पहले सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजन पर पाबंदी लगाने के डीटीएमए के फैसले के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद बुधवार को हुई डीटीएमए की बैठक में छठ पूजा के आयोजन की अनुमति दे दी गई। हालांकि डीटीएमए के आदेश में कहा गया है कि यमुना घाट पर छठ पूजा आयोजन के लिए कोई साइट नहीं बनाई गई, जिसे लेकर एक बार फिर सियासी बवाल शुरू हो गया। तो सीबीआई ने गुजरात की एक चावल कंपनी द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोपियों ने 2010 से 2015 की अवधि के दौरान 3 बैंकों को 114.06 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था। एक अधिकारी ने बताया है कि जांच एजेंसी ने धोखाधड़ी के आरोपों पर बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर नडियाद स्थित में श्री जलाराम राइस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों जयेश त्रिभुवनदास गनात्रा और विपिन त्रिभुवनदास गनात्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसमें कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों को कंसोर्टियम ऑफ बैंकिंग के तहत विभिन्न ऋण सुविधाएं दी गई थी। ये भी आरोप लगाया गया है कि ऋण लेने वाली कंपनी ने बैंक को ऋण सुविधाओं को मंजूरी देने के लिए प्रेरित करने के लिए झूठे बाह्य ऋण दिखाए थे। कथित तौर पर कर्ज लेने वाली कंपनी ने कर्ज की रकम का गबन कर लिया, जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 114.06 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है। सीबीआई ने यह भी कहा है कि गुजरात के अहमदाबाद, नडियाद, बावला सहित 6 स्थानों पर तलाशी की जा रही है, जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। सीबीआई के मुताबिक जांच जारी। तो टीम इंडिया के लिए टी20 विश्व कप का आगाज अच्छा नहीं रहा। पहले मुकाबले में पाकिस्तान से मिली 10 विकेट की हार व ग्रुप में दूसरी टीमों के अच्छे प्रदर्शन से टीम इंडिया की आगे की राह मुश्किल हो गई। अब इंडिया का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से कल किया जाएगा। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए टीमों को ये मैच हर हाल में जीतना होगा। कि आपको बता चले कि किसी भी टीम को हराने के लिए टीम इंडिया को पिछले मैच की गलतियों से सबक लेते हुए नई रणनीति के तहत मैदान में उतरना होगा। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएन।